नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है अदिति राजपूत। एक तरफ जहां भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, अभी उसका समस्या का हल नहीं निकला है, वहीं दूसरी तरफ चीन के खिलाफ भारत सरकार कई कदम उठा रही है, जिसमें कि चीनी मोबाइल ऐप्स पर भी बैन लगा रही है। जानकारी के मुताबिक पबजी समेत 118 और चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया है। सरकार अब तक चीन से जुड़े कुल 224 ऐप्स पर पाबंदी लगा चुकी है। बुधवार को सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप बैन कर दिए हैं और जिन ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है उनमें फेसयू, वीचैट वर्क, वाइडू के नाम भी शामिल हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये ऐप संप्रभुता सुरक्षा के लिए खतरा है। इन ऐप्स पर यूजर्स की सूचनाएं चुराने का भी आरोप है। इससे पहले जून में टिकटॉक, हेलो समेत 59 ऐप्स बैन किए गए थे, जबकि जुलाई में 47 चीनी ऐप्स को बैन किया गया। बैन ऐसे समय में लगाया गया है जब लद्दाख में चीन के साथ तनाव है। वहीं अब ये बताया जा रहा है कि पबजी पर बैन के आपको बताते हैं कि दरअसल मायने क्या है। अगर इस ऐप पर पाबंदी लग गई तो इससे फर्क क्या पड़ेगा। भारत में 3 करोड़ 30 लाख यूजर्स हैं इसके। पबजी लाइट को भी बैन किया गया है, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि क्या पबजी डेस्कटॉप पर चलेगा। और इसमें पबजी चीनी कंपनी जो है कंसेंट का पैसा लगा हुआ है। तो जहां एक तरफ सरकार से चीन के खिलाफ एक बड़ा फैसला करार दे रही है, वहां विपक्ष का कहना है कि तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की सरकार कोशिश कर रही है। ये बहुत अच्छा कदम है। आईटी मिनिस्टर को, मंत्रालय को, हमारी सरकार को, रविशंकर प्रसाद जी को, सबको बधाई देते हैं कि आज उन्होंने जिस तरह ऐप को और बंद किया है तो साफ संदेश गया है कि भारत चाइना के हर सवाल का जवाब रखता है और हर मोर्चे पर जवाब देंगे। तो चाइनीज ऐप को बंद करने का निर्णय इसके पहले भी हुआ था, लेकिन अभी जो 118 चाइनीज ऐप है इसको बंद करने का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जो निर्णय है, ये निर्णय मोदी सरकार ने ले लिया है, क्योंकि चाइना अपने साथ धोखाधड़ी कर रहा है। चाइना दोस्ती के बजाय मस्ती करने का काम कर रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि चाइना को सबक सिखाने के लिए, चाइना को मतलब भारत की ताकत दिखाने के लिए ऐप 118 ऐप पर बंदी लाने का निर्णय बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और चाइना को इसके बाद सबक मिलेगा। सरकार का जो पूरा टेक्निक है वो ध्यान बटाओ टेक्निक है। अब ये हमने पबजी को बैन किया, ऐप्स को बैन किया। अरे भाई, ये किसान जो खुदकुशी कर रहा है, जो सुसाइड बढ़ रही है लेबरर्स की, अर्बन एरियाज में बढ़ रही है, उसकी फिक्र नहीं है। सरकार को आप नहीं पूछेंगे, आड़े हाथ नहीं पूछेंगे, नहीं पूछ सकते, क्योंकि मोर को दाना खिला रहे हैं और वो 40,000 लोग जो खुदकुशी कर गए उनको कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, जब हिंदुस्तान चीन का बीच में सीमा विवाद चल रहा है और आपसी जो तनाव को दूर करने के जितने प्रयास हिंदुस्तान के द्वारा किया गया वो भी अपनी जगह हैं। चीन एक बहुत ही गैर जिम्मेवार और अविश्वसनीय, अनरिलायबल नेबर है, जिसकी वजह से ये समस्या है। और अब जब तनातनी इतनी बढ़ी है तो एक दूसरे के प्रति जो आर्थिक दृष्टि से खासतौर से चीन को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान जो कर सकता है वो करेगा। देखिए, वो तो चलता रहेगा, चूंकि अब आपके रिलेशन चीन के साथ नॉर्मल होने की भी कोई उम्मीद नहीं है। निकट भविष्य में चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। तो जाहिर है, जैसे जैसे कड़वाहट होगी, जैसे जैसे हमारे संबंध बिगड़ेंगे, तो इस तरह की क्या कदम दोनों देशों की तरफ से उठाए जाएंगे। और उधर लद्दाख में चीन और भारत के बीच में तनाव जो है वो लगातार बना हुआ है। सैन्य स्तर की बातचीत भी हो चुकी है और राजनीतिक, कूटनीतिक स्तर पर भी कोशिशें जारी हैं कि भारत कड़ा संदेश दे कि जो फ्रंटियर ट्रूप्स हैं उनको हटाया जाए। इधर उत्तरी किनारे पर भारतीय सेना ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और अब वो चीनी सेना की हरकतों पर नजर रख सकता है। बिल्कुल, चीनी सेना पर नजर रखने के लिए अब बेहतर स्थिति में भारतीय सेना आ गई है, बताया जा रहा है। और लेकिन इस बीच गश्त के दौरान एक भारतीय सैनिक की मौत हो गई है। 31 अगस्त को चीनी सैनिकों ने पेंगोंग में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन चौकस भारतीय सैनिकों ने उन्हें फिर खदेड़ दिया।
इस बीच इस मोर्चे पर भारतीय सेना की बेहद खास यूनिट के तैनात होने की खबर भी आई है। ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या विकास फोर्स के सैनिक हैं जो तिब्बती मूल के हैं। इनके पिता या दादा दलाई लामा के साथ इस तरफ आए थे। इस यूनिट के नाइमा तेंजिन 30 अगस्त को गश्त के दौरान मारे गए। उनका पांव 1962 की जंग के दौरान बनी बारूदी सुरंग पर पड़ गया था। उधर भारतीय सेना ने अपने आप को इस तरह पोजीशन कर लिया है कि वो चीन की बढ़त को रोक सके। वैसे ये बात साफ कर दी गई है कि फिंगर 4 की ऊंचाइयों पर भारतीय सेनाओं के कब्जे की खबर सही नहीं है। 30 अगस्त 2020 को भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन जरूर बदली है। यह पेंगोंग त्सो के उत्तरी हिस्से और नियंत्रण रेखा के भारतीय पक्ष की ओर है। देखिए, भारतीय सेना की जो कार्रवाई 29 और 30 तारीख की हुई थी, ये आप मान के चलिए कि आजाद भारत में चाइना के खिलाफ ये पहली बार ऑफेंसिव मिलिट्री एक्शन हुआ है। माइंड यू, ऑफेंसिव मिलिट्री एक्शन हुआ है। उससे पहले चाहे 1967 की बात करें या 87 की समद्रोंग की बात करें, वो सारे के सारे डिफेंसिव एक्शन थे। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने ऑफेंसिव एक्शन करके और हमने तकरीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को अपनी निगाह और नजर के नीचे रख लिया है और बहुत सारे वर्ग किलोमीटर को अपने जूतों के तले दबा लिया है। जानकार बता रहे हैं कि भारतीय सेना अब चीनी हरकत पर नजर रखने की बेहतर स्थिति में है। दरअसल लद्दाख में भारतीय सेना और दिल्ली में सरकार दोनों इस मुद्दे पर बेहद सतर्क हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं बेरोजगारी की। हम जानते हैं कि किस तरह से लगातार जो है कोरोना, लॉकडाउन और बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था का असर लोगों की जिंदगियों पर पड़ा है। और लॉकडाउन के चलते इंडस्ट्री की हालत, खास तौर से अगर बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो देश भर में अच्छी नहीं है। फरीदाबाद में ट्रक, कार और मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाने की छोटी बड़ी 5000 फैक्ट्रियां हैं, जहां 2 से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन अनुमान यह है कि इस साल इनका काम 20 से 25% तक कम हो गया है। करीब 40 लाख नौकरियों पर असर पड़ सकता है। हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला की खास रिपोर्ट। फरीदाबाद में इस तरह की 5000 से ज्यादा फैक्ट्रियों में मोटरसाइकिल से लेकर ट्रेन कलपुर्जे तैयार होते हैं। इनमें 2 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। साकेत भाटिया का परिवार बाइक और कार के कलपुर्जे बनाने के काम में बीते 30 साल से है। लेकिन लॉकडाउन से पहले ही ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की हालत अच्छी नहीं थी। अब CII के आंकड़े और ज्यादा चिंता दे रहे हैं। पूरे साल भर में उम्मीद करते हैं कि शायद 20 से 25% का डिक्लाइन ऑटोमोटिव में रहेगा पिछले साल के मुकाबले। नहीं, इससे जो मेजर आप पे इम्पैक्ट आता है सबसे ज़्यादा, वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है आपका। और आपने जैसे 2 महीने का आपका रेवेन्यूज नीचे चले गए, आपके 2 महीने के प्रॉफिट्स सबके कॉर्पोरेट के इफेक्ट होंगे। तो ये सब जो 20-25% रहेगी, ये कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी को नीचे लाता है, वो जॉब क्रिएशन को नीचे लाता है। साकेत भाटिया के अनुमान की तस्दीक करने के लिए हमने देश भर की नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जुटाया तो हालात चिंताजनक लग रहे हैं। इस साल मार्च में जहां 23 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हुईं, वहीं अप्रैल में महज 3.5 लाख, मई में 2 लाख और जून में 10 लाख गाड़ियां ही रजिस्टर्ड हुईं। साकेत भाटिया और ऑटो इंडस्ट्री के आंकड़े बता रहे हैं कि फरीदाबाद के ऑटो उद्योग में काम करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियों पर खतरा है। फरीदाबाद में मजदूरों को निकालने के विरोध में महीने भर तक धरना देने वाले फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा बताते हैं कि आज की मुख्य समस्या बेरोजगारी है। मदर यूनिटों का पलायन नहीं रुकेगा, यहाँ से बाहर जाना नहीं रुकेगा और नई मदर यूनिट हमारे शहर में नहीं आएगी। हमारा शहर बहुत नीचे की तरफ जा रहा है और आगे और नीचे जाएगा और लॉकडाउन से बहुत बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई। फरीदाबाद में छोटे बड़े 25,000 उद्योगों में 5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और यहां से औसतन 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिलता है। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट BR भाटिया बताते हैं कि सरकार को बिजली के फिक्स चार्जेस कम करने के साथ ही
ऑटो सेक्टर के कलपुर्जे पर जीएसटी भी कम करनी चाहिए। जैसे पावर कनेक्शन है, हमारे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उनका एक पावर का एक मिनिमम बिल आता है कि आप पावर चलाइए नहीं चलाइए तो देना पड़ेगा। अब नहीं इतना देना पड़ेगा, वो तो बिल्कुल वारा खाता है, देता है, लोग देते हैं अगर वो यूज नहीं करते तो। लेकिन जब बंद हो गया, इंडस्ट्री को सब जगह बंद करा दिया, ये फोर्स मेजर था कि बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। जब बंद कर दिया तो हमारी ये सरकार से डिमांड थी कि ये पावर का फिर वो भी बंद करिए, आप वो चार्जेस जो आप मिनिमम ले रहे हैं वो भी मत लीजिए। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी बुरी तरह लड़खड़ा रहा है और अकेले ट्रक व्यवसाय से जुड़े 40 लाख लोगों के रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है। लॉकडाउन ने पूरी दुनिया भर के व्यवसाय को घुटने पर ला दिया है। इससे बुरी तरह प्रभावित होने वाले देशों में भारत का नाम भी शुमार है। इसी के चलते भारत को एक बड़े प्लान और ईमानदार कोशिश की जरूरत है, तभी व्यवसाय और उससे जुड़े रोजगार को बचाया जा सकता है। फरीदाबाद से अजीत और सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सात सितंबर से देश भर में शुरू होने जा रही मेट्रो सेवा के लिए सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिए हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मास्क पहने हुए बिना लक्षण वाले यात्री ही सिर्फ यात्रा कर सकेंगे। थर्मल स्कैनिंग होगी। स्मार्टफोन है तो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। इसके अलावा जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा वहां पर मेट्रो नहीं रुकेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ स्टेशन नहीं खोले जाएंगे। यात्री कम से कम सामान के साथ यात्रा करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र ने अक्टूबर से मेट्रो सेवा शुरू करना तय किया है। Stage 1 is where the revenue hours are restricted for 7 to 11 hours in the morning and 16 to 20 hours in the evening. Initially, to start with, we will do with the journey will be allowed only with the smart card, and also all the transaction will be cashless. Stations or entry-exit gates in containment zones will remain closed. In order to ensure social distancing, suitable markings at stations and inside trains will be made. Wearing of face masks will be mandatory for all passengers and staff. Metro Rail Corporation may make arrangements for supply of masks on payment basis to the persons who might arrive without masks at the point of entry. It goes without saying that only asymptomatic persons will be allowed to travel after thermal screening at entry into the stations. Symptomatic persons will be advised to go to the nearby or the nearest COVID care center or hospital for testing and medical attention. We will encourage the use of the Arogya Setu app. बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दल बदल की सियासत जो है वो भी तेज होती जा रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन को छोड़कर एनडीए की नाव में सवार होने जा रहे हैं। आज औपचारिक तौर पर मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एनडीए में शामिल होने जा रही है और हम पार्टी जेडीयू का हिस्सा होगी, लेकिन जेडीयू में विलय नहीं होगा। हम सीधे रुख कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, महागठबंधन को वो छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा है यहाँ पर जीतन राम मांझी को, और सीटों को लेकर किस तरह की डील यहाँ पर हुई है और कितना फर्क आप देखेंगे इससे जेडीयू में खासकर मांझी के जुड़ने से? देखिए अदिति, मैं आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो चुके हैं। कल उन्होंने विधिवत रूप से घोषणा भी कर दी है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनका जो तालमेल है वो जनता दल यूनाइटेड यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होगा। और इससे एक बात साफ हो गई है कि जो आगामी विधानसभा में एनडीए में जो टिकटों की माथापच्ची होगी, तो जहां चिराग पासवान को सीटों का समझौता के लिए बीजेपी से बातचीत करनी होगी, वहीं जीतन राम मांझी की बातचीत
नीतीश कुमार से होगी, यानी कि नीतीश कुमार के हिस्से में जो सीट आएगी उसी से जीतन राम मांझी को, वो चाहे 8 सीट हो, 10 सीट हो या जो भी संख्या हो, वो निर्णय लिया जाएगा। और साथ ही साथ अब ये बात साफ हो गई है कि चिराग पासवान अगर एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये नीतीश कुमार से ज्यादा अब बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है। जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, तो आप जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में वो ये तीसरी बार उन्होंने एक तरह से गठबंधन का जो है वो गठबंधन बदला है। तो सबसे पहले वो एनडीए में थे जब 2015 का चुनाव लड़ा था, 2019 के चुनाव में वो महागठबंधन में शामिल थे और वो वापस एक बार फिर अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। अदिति जी, इधर शरद यादव को लेकर भी अटकलें चल रही हैं मनीष, और महागठबंधन आरजेडी के खेमे में क्या कुछ हो रहा है इस बारे में भी बताएं, क्योंकि एक के बाद एक उनको ज्यादा झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव से पहले। देखिए, आरजेडी के निश्चित रूप से कम 15 से 20 विधायक शुरू से पिछले कई वर्षों से वो नीतीश कुमार के संपर्क में थे, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वो अगर आरजेडी के टिकट पर वो लड़ेंगे तो उन्हें कोई जिता नहीं सकता है। अगर साथ ही साथ नीतीश कुमार से टिकट मिलने की गारंटी हो जाए, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार अगर वो उसी विधानसभा क्षेत्र में हो जाते हैं तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। जहां तक शरद यादव का सवाल है, निश्चित रूप से उनकी घर वापसी हो रही है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि ऐसे पुराने नेता जो हैं वो वापस आए। और हाल ही में शरद यादव का तबियत खराब हुआ था, उस दौरान जो है नीतीश कुमार से उनकी और उनके परिवार वालों से कई बार बातचीत हुई थी। और न केवल शरद यादव, मैं आपको बता दूं कि राजद के जो एक वरिष्ठ नेता हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, वो भी जो है उन्होंने भी अपना मन बना लिया है, लेकिन उसमें एक पेच यह फंसा हुआ है कि क्या जो पूर्व सांसद रमा सिंह हैं और उनकी पत्नी को तेजस्वी यादव अपने पार्टी में शामिल कराते हैं। जिस दिन उन्होंने पार्टी में शामिल कराया तो आप मानकर चलिए कि रघुवंश प्रसाद सिंह भी जनता दल यूनाइटेड में ही शामिल हो जाएंगे। अदिति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव से पहले अभी बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बिहार में बदलने बाकी है। और अब बात करते हैं एक पिता की जो मध्य प्रदेश से बनारस आके 6 महीने से खोए अपने बेटे की तलाश कर रहे हैं। वो बताते हैं कि उसे 6 महीने पहले पुलिस वाराणसी लेकर आ गई थी। बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले शिव कुमार त्रिवेदी का उसके बाद से कुछ भी अता पता नहीं है। पिता ने अब हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। देखिए खास रिपोर्ट। क्या आपने कसम खाई हुई है? मैं ये संकल्प लेकर चला कि अगर 1 साल तक मेरा पुत्र शिव कुमार त्रिवेदी कहीं से भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिलता है, तो मैं लंका थाने के सामने आत्महत्या कर लूंगा। ये दर्द भरा संकल्प मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले प्रदीप कुमार तिवारी का है। बेटा 6 महीने से लापता है। इन महीनों में हर सुबह वो अपने बेटे का पोस्टर सीने से लगाए बनारस के अलग अलग इलाकों में लोगों से पूछते हैं कि कहीं कुछ पता चल जाए। पिता यह भी बताते हैं कि 6 महीने पहले 13 फरवरी को लंका थाने की पुलिस 112 नंबर की गाड़ी से सुबह 8:30 बजे उसे अपने साथ उठा ले गई। 16 फरवरी को मैंने मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई तो लंका थाने वालों ने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। उसके बाद जब अर्जुन सिंह द्वारा मुझे डिटेल दिया गया तब मैं पुनः लंका थाने गया तो भी उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया। फिर मैं श्री प्रभाकर चौधरी जी के पास गया, एसएसपी साहब के पास, तो उनके द्वारा जो है लंका थाने वालों ने कहा कि नहीं, शिव कुमार त्रिवेदी यहाँ पर था और हमने उसको छोड़ दिया है, उसने कपड़ों में टट्टी पेशाब कर दिया। इसके बाद मैं निरंतर शिव कुमार को खोजता रहा, लेकिन आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। अब तक पिता को अपने बेटे का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस 16 फरवरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट की पुष्टि करती है, लेकिन उसका बयान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही है, अभी तक मिला नहीं। अभी एक चीज़ सोशल मीडिया के उससे आई कि 112 की गाड़ी को एक कॉल की गई थी 13 फरवरी में। उसमें एक विक्षिप्त आदमी थाने पर लाकर बैठाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि वो विक्षिप्त आदमी वही था। अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो वही था या दूसरा था।
सोशल मीडिया पर इस बेबस पिता की खबर वायरल होने पर बीएचयू के लॉ फैकल्टी के एक पूर्व छात्र और वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने पुलिस को बहुत ही फटकारा कोर्ट में और कहा कि इस मामले में हम सीबीआई इंक्वायरी करेंगे, जरूरत पड़ा तो पूरे थाने को लाइन हाजिर करेंगे। और उसी दिन यानी कि 25 अगस्त को न्यायालय ने आदेश जारी किया कि एसएसपी वाराणसी पर्सनल एफिडेविट के साथ कोर्ट में आवे 3 सितंबर को। तो मुझे लगता है कि 3 सितंबर को सुनवाई है, तो मैं उस दौरान फिर से एक पक्ष रखूंगा छात्र का, और हमें उम्मीद है कि न्याय इस मामले में होगा, सीयू मिलेगा। हमें माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है। तो गुरुवार को इस मामले में सुनवाई है। अब न्यायालय से उम्मीद है। किसी भी पिता के लिए उसके बेटे के गुम हो जाने से बड़ा कोई गम नहीं होता। ऐसे में हम सब की दुआ है कि अपने बेटे को तलाश रहे पिता का इंतजार जल्द खत्म हो। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो चला है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इस पोल में शामिल हो सकते हैं जिसमें हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं। पहली खबर है, चीन पर भारत ने डिजिटल स्ट्राइक की है। पहले टिकटॉक और अब पबजी समेत 118 चीनी ऐप्स जो हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी खबर आई, प्रधानमंत्री की जो पर्सनल वेबसाइट है उसका ट्विटर अकाउंट हैक कर दिया गया और जो कोविड रिलीफ फंड है उसके लिए उसमें बिटकॉइन की मांग की गई, हालांकि वो रिकवर कर लिया गया है। तीसरी खबर है, मेट्रो सेवा जो है दिल्ली में वो शुरू होने जा रही है 7 सितंबर से और पहले 5 दिन सिर्फ 8 घंटे ही चलेगी मेट्रो, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर अगली खबर है कि अमेरिका ने यहाँ पर चीन के ऊपर आरोप लगाया है कि वो भारत की सीमा पर जानबूझकर उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, साजिश कर रहा है ताकि भारत कोई ऐसा कदम उठाए जिसको वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा सके। और 5वीं खबर आईपीएल से जुड़ी हुई है। सुरेश रैना जो हैं वो लौटने को तैयार हैं और जो कमरे का विवाद था उसको उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो विवाद जो है वो अफवाह है, वो पारिवारिक कारणों की वजह से लौटे थे। तो आप चुन सकते हैं कौन सी वो इन 5 खबरों में से जो खबर आप देखना चाहते हैं उसे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।